नमस्कार साथियों, एजुमंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है और उसके साथ साथ जो है वो हमने हड़प्पा का जो है वो अध्ययन किया था। आज हम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक और अन्य स्थल जो है मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो उसका अध्ययन करेंगे। मोहनजोदड़ो। अब सबसे पहले मोहनजोदड़ो का अध्ययन करने के लिए जो है वो हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो के एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो कहां पर है। मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। यानी कि मोहनजोदड़ो की जो लोकेशन है वो कहां पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में जो है वो मोहनजोदड़ो जो है वो स्थित है। अब मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के जो है वो तट पर स्थित है। यानी कि मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थल जो है वो है। अब हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो इसकी खोज जो है वो किसने की है। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। यानी कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है या मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वो राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में जो है वो किया। अब हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण साक्ष्यों के अंदर जो है वो मोहनजोदड़ो से जो है वो हमें अलग अलग इमारतें प्राप्त हुई है। उनमें से जो है वो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो यहां से जो अनागार प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। देखिए साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर सबसे बड़ी इमारत पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो लोथल का बंदरगाह है। लोथल का बंदरगाह। लेकिन अगर जो है वो आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो से जो हमें अनागार प्राप्त हुआ है वो जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे जो है वो बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत होने के साथ साथ ये अनागार जो है वो इस आकृति में जो है वो बने हुए मिले हैं। इस आकृति में यहां से जो है वो अन्न को जो है वो इसके अंदर स्टोर किया जाता था और यहां से जो है वो निकालने के लिए जो है वो इसके जो वो मार्ग या जो दरवाजे जो है वो बनाए हुए थे। तो मोहनजोदड़ो की जो अनागार है वो मोहनजोदड़ो का जो है वो सबसे बड़ी इमारत जो है वो है। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है वो विशाल स्नानागार। ये सबसे इंपॉर्टेंट इमारत जो है वो मोहनजोदड़ो की है। या सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत है वो कौन सी है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार। अब ये विशाल स्नानागार जो है वो वर्तमान युग के जो स्विमिंग पूल जो होते हैं उसके जैसा बना हुआ है। वर्तमान युग के जो स्विमिंग पूल है उसके जैसा जो है वो विशाल स्नानागार बना हुआ है। इसकी आकृति कैसी है देख लेते हैं हम। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है उसके उत्तर और दक्षिण जो कॉर्नर है उनके अंदर जो है वो यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई है। उत्तर और दक्षिण कोने पे जो है वो यहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई है। इसके साथ साथ जो वो इसकी जो ढाल है वो इस तरफ है और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे जो है वो स्नानागार के जो पास में ही स्नानागार के लिए जो वो जल स्टोरेज करने के लिए यहाँ पे जलाशय निर्मित किए गए हैं। जलाशय जो है वो यहाँ पे निर्मित किए गए हैं। इसके अलावा स्नानागार के पास में चेंजिंग रूम बने हुए हैं, यानी कि वस्त्र बदलने के लिए जो है वो अलग अलग यहाँ पे जो है वो रूम बने हुए हैं।
इसके अलावा स्नानागार के बाद पुरोहित आवास बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जो मोहनजोदड़ो से जो हमें विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, यह स्नानागार जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों के समय जो है वो सामूहिक स्नान के लिए जो है वो उपयोग में लिया जाता था। धार्मिक अनुष्ठान के समय जो है वो सामूहिक स्नान के लिए जो है वो ये स्नानागार जो है वो उपयोग में लिया जाता था। अब जो है वो ये सबसे महत्वपूर्ण इमारत इसलिए साबित हुई क्योंकि आज से 5000 साल पहले जो है वो ऐसा जो है वो विकसित स्विमिंग पूल जिसमें जो है वो जिसकी जो तली है, इसके तली के अंदर जो है वो जिप्सम का जो है वो लेप किया गया था ताकि जो है वो इसके अंदर जल जो है वो जमीन में ना जाए। और ये जो पूरी इमारत जो है वो पक्की ईंटों से जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा ये जो विशाल स्नानागार है, सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक इमारत बताया है। तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक इमारत। किसने बताया है? सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक इमारत से जो है वो बताया है। इसके अलावा इसको जो है वो विराट वस्तु और ग्रेट बात की संज्ञा भी दी गई है। अब देखिए मोहनजोदड़ो से जो हमें विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, ये जो स्नानागार है इसके उत्तर और दक्षिण में जो है वो सीढ़ियां बनी हुई है। इसके जो इसका जो तली है इसके अंदर जो है वो जिप्सम का लेप किया हुआ है ताकि जल जो है वो सोखे नहीं। चेंजिंग रूम बने हुए हैं, पुरोहित आवास बने हुए हैं, जलाशय बना हुआ है। यानी कि ये पूरा सिस्टम जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों में जो है वो सामूहिक स्नान के लिए जो है उपयोग करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा सर जॉन मार्शल ने जो है वो इसे तत्कालीन विश्व की आश्चर्यजनक इमारत की संज्ञा दी है और इसे अन्य संज्ञाएं इसकी जो है वो विराट वस्तु और ग्रेट बात जो है वो दी गई है। तो ये विशाल स्नानागार क्लियर हो गया। इसके बाद में हम जो है वो अगले साक्ष्य या अगली जो वस्तु जो हमें प्राप्त हुई है उसको पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो से हमें जो है वो एक मुहर प्राप्त हुई है जिसे जो है वो पशुपति नाथ मोहर कहा गया है। पशुपतिनाथ मोहर। यह मोहर जो है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और इसमें जो ये मोहर की आकृति है वो देख लेते हैं हम। मोहर की आकृति जो है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है। यह मोहर जब प्राप्त हुई उस समय जो है वो खंडित अवस्था में प्राप्त हुई, यानी कि जो इसका इतना टुकड़ा जो था वो टूटा हुआ था। बाकी की मोहर पे जो है वो क्या क्या आकृतियां और जो अक्षर अंकित है वो देख लेते हैं। मोहर पर यहाँ पर जो है वो बीच में जो है वो एक मछली का चिन्ह बना हुआ है। उसके अलावा 5-5 की सीरीज के अंदर जो है वो यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो अक्षर बने हुए हैं और इसके मध्य के अंदर जो है वो एक तीन सिर वाले जो है वो एक देवता की आकृति बनी हुई है जिसे ही जो है वो पशुपतिनाथ जो है वो कहा गया है। सर जॉन मार्शल ने जो है वो इसे पशुपति शिव की संज्ञा दी है। पशुपति शिव की संज्ञा दी है। पशुपति शिव की संज्ञा किसने दी है? सर जॉन मार्शल ने जो है वो इसको पशुपति शिव की संज्ञा दी है। इसके अलावा जो है वो इस मोहर के अंदर जो है वो नीचे की ओर जो है वो 2 हिरणों की आकृति जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा इसके जो चारों कोने हैं मोहर के, उन पर जो है वो अलग अलग जो पशु हैं उनकी आकृति बनी हुई है। एक वृषभ, एक गैंडा, एक भैंसा और एक व्याघ्र, यानी कि 4 पशुओं की आकृतियां जो है वो इस पशुपति शिव की जो बीच में जो देवता है इनके चारों कोने पर जो है वो 4 पशुओं की जो है वो आकृतियां
बनी हुई है। तो हमें याद रखना है, मेनली जो है वो क्वेश्चन आएगा पशुपति शिव की जो मूर्ति है वो या मोहर है वो हमें कहां से प्राप्त हुई है, हमें जो है वो मोहनजोदड़ो से जो है वो प्राप्त हुई है। और इसकी आकृति जो है वो मैंने आपको समझा दी है कि इसकी आकृति जो है वो किस प्रकार है। इस पर मछली का चिन्ह बना हुआ है, हिरण बने हुए हैं और अन्य 4 जो वो पशु जो मेंशन किए हुए हैं उनके जो है वो चित्र बने हुए हैं। बीच में जो है वो एक 3 सिर वाले जो है वो पशुपति शिव की जो है वो आकृति जो है वो बनी हुई है। मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख जो वस्तुएं जो हमें प्राप्त हुई हुई, एक तो विशाल स्नानागार है और एक पशुपति शिव की मूर्ति है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हमें और कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अन्य साक्ष्य। अन्य साक्ष्यों के अंदर जो है वो हमें एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। एक योगी की मूर्ति, यानी कि योग की अवस्था में बैठे हुए व्यक्ति की मूर्ति पत्थर से निर्मित है, यानी कि प्रस्तर से बनी हुई जो है वो योगी की मूर्ति जो है वो हमें यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो है वो हाथी का कपाल और घोड़े के दांत, ये जो मुख्य साक्ष्य जो है वो इसके अलावा प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो है वो हमें एक महाविद्यालय भवन, सभागार और एक सूती वस्त्र का कपड़ा जो वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें मुख्य रूप से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, हाथी का कपाल, घोड़े के दांत, महाविद्यालय भवन, सभागार और सूती वस्त्र का जो है वो कपड़ा जो है वो हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। ये जो साक्ष्य हैं ये सारे जो है वो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो है वो मोहनजोदड़ो की जो विशेषताएं हैं या मोहनजोदड़ो की जो नगरीय सभ्यता थी उसकी क्या विशेषताएं हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो जो है वो मोहनजोदड़ो को जो है वो सिंध का नकलिस्तान कहा गया है या सिंध के नकलिस्तान की संज्ञा दी गई है। अब नकलिस्तान किसे कहा जाता है, नकलिस्तान जो है वो ऐसा एरिया जो पूर्ण रूप से जो है वो रेगिस्तान के बीच में हरा भरा प्रदेश जो होता है उसे नकलिस्तान कहा जाता है। यानी कि रेगिस्तान के मध्य में हरा भरा जो प्रदेश होगा उसे जो है वो नकलिस्तान कहा जाता है। तो सिंध का नकलिस्तान की जो संज्ञा है वो किसे दी गई है, मोहनजोदड़ो को दी गई है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो का जो मोहनजोदड़ो में जो प्रशासनिक प्रणाली थी वो जो है वो जनतंत्रात्मक थी, जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। मोहनजोदड़ो में जो है वो जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वो विद्यमान थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता है, मोहनजोदड़ो का जो हमें जो दुर्ग प्राप्त हुआ है उस दुर्ग के पास जो है वो कुषाण वंश के जो शासक थे, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने स्तूप का निर्माण करवाया। इसीलिए जो है वो इसको जो है वो स्तूप का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को स्तूप का टीला भी कहा जाता है। स्तूप का टीला इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे उन्होंने जो है वो मोहनजोदड़ो के जो दुर्ग टीला था उसके ऊपर जो है वो एक स्तूप का निर्माण करवाया, इसलिए जो है वो इसे स्तूप का टीला की भी संज्ञा दी गई है। इसके अलावा जो इसकी अंतिम विशेषता है वो हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो की।
मोहनजोदड़ो से जो है वो हमें किसी भी प्रकार का जो है वो कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ। कब्रिस्तान मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए कब्रिस्तान क्यों नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है या मोहनजोदड़ो का जो नाम है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यानी कि मृतकों के समूह का जो टीला है उसे जो है वो मोहनजोदड़ो कहा गया। तो यहाँ पे कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ। तो कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ तो हमें यहां से क्या प्राप्त हुआ, यहां से जो है वो हमें 42 शव जो है 42 शव जो है वो एक ही स्थान से प्राप्त हुए और इसी कारण जो है वो इसको जो है वो मृतकों का टीला कहा गया है। तो यहां से जो है वो हमें कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है, केवल जो है वो 42 शव जो है वो एक ही स्थान से प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही जो है वो अपना मोहनजोदड़ो जो टॉपिक है वो जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में जो है वो हम आगे लोथल जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। मोहनजोदड़ो कंप्लीट हो गया है। लोथल लोथल स्थल जो है वो इसकी स्थिति क्या है, यह गुजरात में अहमदाबाद में स्थित है। लोथल जो है वो गुजरात में अहमदाबाद में कौन सी नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे जो है वो लोथल जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो जो है वो यहाँ पे इसके किनारे स्थित है। अब इसकी खोज किसने की, रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने जो है वो लोथल की जो है वो खोज की और यहाँ पे उत्खनन जो है वो किया। अब लोथल से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या इनकी लोथल की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब लोथल जो है वो समुद्र के पास स्थित था या समुद्र के निकट स्थित जो नगर था, इस कारण जो है वो यह मुख्य रूप से जो है वो औद्योगिक नगर था। लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर था। अब औद्योगिक नगर था तो यहाँ पे जो है वो किसका उद्योग चलता था, मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना। अब यहाँ पे उद्योग था तो उद्योग के साथ साथ जो है वो यहाँ पे व्यापारिक जो केंद्र था वो भी जो है वो लोथल था। तो यहाँ से जो है वो पश्चिमी एशिया के साथ जो है वो व्यापार होता था। पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार। पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार और इसके साथ साथ जो है वो लोथल जो है वो एक बंदरगाह था, जिसे जो है वो हमने सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत जो कहा है वो लोथल का बंदरगाह या जो गोदीबाड़ा जो है उसे जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो कहा गया है। अब यहाँ से जो है वो बंदरगाह प्राप्त हुआ है। तो बंदरगाह से जो है वो हमें इसकी बंदरगाह पर जो है वो 4 नावों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। 4 नावों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसी कारण जो है वो हम कह सकते हैं कि जो विदेशों के साथ जो है वो लोथल से जो है वो व्यापारिक संबंध भी थे। इसके अलावा विदेशों से व्यापारिक संबंध के लिए जो है वो हमें एक और साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहां से जो है वो फारस की मोहर प्राप्त हुई है। फारस की जो है वो मोहर जो है वो यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो है वो लोथल से हमें कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसके अतिरिक्त लोथल से हमें चावल व बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल व बाजरे के साक्ष्य जो वो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, लोथल से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बाट और हाथी दांत का पैमाना, ये भी जो है वो लोथल से हमें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा चक्की के पाठ, चावल व बाजरे के साक्ष्य, चक्की के पाठ, बाट और हाथी दांत का पैमाना जो है वो हमें लोथल से प्राप्त हुआ है।
इसके अलावा पशुओं के साक्ष्य में हमें जो है वो कौवा और लोमड़ी, लोमड़ी के चित्र युक्त मृद भांड प्राप्त हुआ है। मृद भांड किसे कहते हैं? मिट्टी से बना हुआ जो बर्तन होता है उसे हम मृद भांड कहते हैं। उसी मृद भांड पर जो है वो कौवे और लोमड़ी के जो है वो चित्र उकेरे गए हैं, इसलिए जो है वो उनके चित्र युक्त जो है वो मृद भांड जो है वो हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लोथल का जो नगर था उसकी क्या विशेषताएं थी? लोथल के नगर की जो है वो एक ही किलेबंदी की गई थी। एक ही किलेबंदी के अंदर जो है वो दोनों जो है वो दुर्ग और जो निचला नगर है दोनों जो है वो स्थित थे। इसके अलावा इसके जो घर थे, घर के एक ही किलेबंदी, घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। जो लोथल है उसके जो वो जो नगर था उसकी एक ही किलेबंदी की गई थी और इसके जो घर के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसके साथ साथ जो है वो लोथल के जो घर थे वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे, कच्ची ईंटों के बने हुए थे, लेकिन जो नालियां थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी, पक्की ईंटों और लकड़ी की बनी हुई थी। तो नगर की प्रमुख विशेषता क्या हो गई? इसके जो घर थे वो दरवाजे, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है लोथल जिसमें जो है वो घर के दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की तरफ खुले हुए हैं। इसके साथ ही जो है वो लोथल जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम आगे जो है वो कालीबंगा स्टार्ट करेंगे। कालीबंगा, सबसे पहले हम कालीबंगा की स्थिति देख लेते हैं कि कालीबंगा जो है वो कहां स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के तट पर। और इसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने जो है वो इसकी खोज की, लेकिन जो इसका उत्खनन है वो 1961 से लगाकर 1969 के मध्य बीबी लाल व बीके थापर ने किया। उत्खनन जो है वो बीबी लाल और बीके थापर ने किया। खोज अमलानंद घोष ने की। घग्गर नदी के तट पर स्थित है और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में जो है वो स्थित है। मुख्य जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके बन सकते हैं, इन्हीं चारों पॉइंट से बन सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कालीबंगा की जो है वो क्या विशेषताएं हैं? कालीबंगा जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होती है काली चूड़ियां। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? काली चूड़ियां। और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है, इसलिए जो है वो यहां से जो है वो हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं देख लेते हैं। कालीबंगा से हमें जो है वो एक जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो है वो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, इसके साथ साथ जो है वो दो फसलों को एक साथ बोने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। चना और सरसों, इनको जो है वो एक साथ बोने के साक्ष्य भी जो है वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं।
कालीबंगा को जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वो गरीब बस्ती माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की गरीब बस्ती किसे कहा गया है? कालीबंगा को कहा गया है। अब इसे गरीब बस्ती क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ के जो मकान थे वो सभी कच्ची ईंटों के बने हुए थे। मकान जो है वो यहाँ पे कच्ची ईंटों के बने हुए थे। इसके अलावा जो ईंटें थी वो अलंकृत ईंटें प्राप्त यहाँ पे जो है वो प्रयोग में ली गई। कालीबंगा को गरीब बस्ती कहा गया क्योंकि इनके मकान जो है वो कच्ची ईंटों के जो है वो बने हुए थे, और ये जो ईंटें जो है वो कैसी थी? अलंकृत ईंटें जो है वो यहाँ पे उपयोग में ली गई थी। इसके अलावा कालीबंगा से जो है वो हमें अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो लास्ट जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ, यहां से जो है वो भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि ऐसा माना जाता है जो कालीबंगा का जो पतन है वो भूकंप से हुआ है, यानी कि भूकंप से साक्ष्य जो है वो हमें कहां प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही जो है वो कालीबंगा जो है वो आपका समाप्त हो गया। इसके अलावा जो सिंधु घाटी के कुछ प्रमुख स्थल हैं उनको जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।